मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ बच्चों, आपको अपनी तैयारी करने के लिए तिनका तिनका यानी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जितने भी मिलते हैं वो सब इकट्ठा करके जोड़ करके रखना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में यानी कि जो 21 तारीख को एग्जाम होने वाला है साइंस का, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करके आओगे बच्चों। उसी सिलसिले में आपके लिए इस वीडियो में हम आपको 14 सुपर 14 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसको देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। और एक चीज आपको बता दें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत कुछ नया नया आपको मिलने वाला है सीखने को और बहुत सी सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हिंदी का वीडियो तो भाई एकदम पूरा सुपर डुपर हो गया था, सुपर 7 बोले थे, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिल गए थे आपके 7 क्वेश्चन में से। फिलहाल मिलने मिलाने वाली बात अलग है, यहाँ पे हमको सीखना है क्योंकि ये साइंस है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें बच्चों। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए लघु उत्तरी क्वेश्चन का, देखिए चुंबकीय क्षेत्र, सुपर डुपर क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखिए। पहला गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। देखिए ये आपका एक मैग्नेट है, इस तरह से ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। तो उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। इस तरह से आपका ये निकल करके आपका एरो जो आपका दिख रहा है ऐसा होता है। और यहाँ पर इस तरह से देख रहे होंगे आप, ये निकलने का शो करता है और यहाँ पर एंटर करने का शो करता है, राइट। तो ये आपको देखना है। और इसके बीच में जो समांतर रेखाएं होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, समांतर, और किधर से किधर को चलती हैं ये आप एरो देख रहे होंगे। तो पहला लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दूसरा, ध्रुव के समीप क्षेत्र रेखाएं, जैसे यहाँ पर देखिए क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है, नजदीक हैं तो घनी होती है तथा मध्य में कम घनी होती है और बीच में कम घनी होती है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर। अब है क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर हम अगर इसमें टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट इस जगह पर इसकी डायरेक्शन को बताता है। और लास्ट में चौथा लिख सकते हैं, या आप इसको कट भी कर करके तीसरा वाला की जगह पे चौथा वाला लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं बच्चों। थोड़ा पेशेंस मार करके देखिएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए अब बढ़ते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। काफी कई बार ये ऐसा क्वेश्चन आता है और इनमें से ही कोई आपको देखने को टकराया जाएगा, हो सकता है। निम्नलिखित का सामान्य नाम क्या है, तो CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और दूसरा आपका लिखा हुआ है Na2CO3 × 10H2O, ये आपका धावन सोडा का फॉर्मूला है, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं बच्चों। और तीसरा आपका है NaCO3, इसको खाने वाला सोडा या फिर इसका रासायनिक नाम जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इन तीनों में से मुझे बड़ी उम्मीद है कि हो सकता है तीनों आ जाए या फिर कोई एक दो तो आपको देखने को मिलेगा ही। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिए रुधिर क्या है, यानी ब्लड, रुधिर को ब्लड बोलते हैं। इसके कोई 2 कार्य लिखना है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका रंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अब इसका कार्य हेडिंग डाल के देख रहे हो कितना प्यारे तरीके से लिखना है आपको। पहला कार्य क्या है कि यह ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि उसको सर्कुलेट करता है, और दूसरा कार्य है कि यह श्वसन के समय बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लेकर के आता है। तो ये इसके 2 काम हो गए। जितना क्वेश्चन पूछे आपको उतना ही लिखना है और सटीक नंबर लेकर के आना है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सुपर होने वाला है। देखिए निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको देखना है, देखिए CaCa, यहां पर आपका एक कैल्शियम है, यहां पर भी एक कैल्शियम है, तो Ca को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे H वाले को देखना है। अब देखिए HNO3 यहाँ पे है, जो HNO3 और यहाँ पे H2O है। अब आपको यहाँ NO3 आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे NO3 है। अब NO3 को आप बैलेंस करिए, NO3 को यहाँ पे बैलेंस करिए। यहाँ 2 है तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, राइट। अब ये 2H हो गया, H कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे 2H है और यहाँ पे ऑलरेडी 2H है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 और 2 मिलकर के 4H लेफ्ट साइड में हो गया, 4H आपका राइट साइड में हो गया। तो इस तरह से आपका ये जो है बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन 2 इधर है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 आ गया आपका, राइट। तो इस तरह से
टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 दो 8 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पर भी आपका 2 और 6 मिला करके 8 हो जाएगा। तो देखिए ये जो समीकरण होते हैं संतुलित होते हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बना के पूछता है कि जो समीकरण संतुलित होते हैं, संतुलित समीकरण में ये किस नियम पे बेस्ड होते हैं। तो इनका जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है उस पे बेस्ड होते हैं। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम और CuCl2 ये रिएक्ट करके ये एक अभिक्रिया दी हुई है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए पहले क्लोरीन, क्लोरीन है यहाँ पे, देखिए Cl2 Cl3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन 6 बन गया, यहाँ पर भी क्लोरीन 6 बन गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्लोरीन का काम खत्म हो गया, अब क्लोरीन आपका बराबर हो गया, दोनों तरफ 6 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे Cu आपका 3 बन गया, तो यहाँ पे 3 लिख देना है Cu के साथ में, और एल्यूमिनियम 2 है इधर, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ 2 लगा देना। अब ये वाला भी आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया दूसरा वाला। अब तीसरे वाले को बैलेंस करने के लिए जरा ध्यान दो, क्या करोगे, SO4 यहाँ पे है, SO4 यहाँ पर है, एकदम फिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, Na2 यहाँ पे Na कितना है, 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे इसको भी ट्वाइस कर देना होगा, राइट, किसको, जो Na है, सॉरी यहाँ पे Na2 है, तो यहाँ Na को यहाँ नहीं डिस्टर्ब करना है, यहाँ पे ट्वाइस लिख देना है, राइट। यहाँ पे सोडियम आपका 2 है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों 2-2 संख्या में हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो ये कुल मिला के ऑक्सीजन आपका 6 हो गया। अब 4 तो यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ऑक्सीजन आपका 6 हो जाएगा टोटल। अब क्या करेंगे, देखिए तो अब यहां से देखेंगे सोडियम आपका बैलेंस हो चुका है, SO4 भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 मिलाकर 4, और यहाँ पे भी हो गया 4। अब ये भी आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से बैलेंस करना होता है बच्चों, इसको ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र आपको लिखना है, एथेनॉल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एथेनॉल, राइट। तो एथेनॉल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए मेथ एथ, राइट, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन होगा, C2H5, राइट, C2H5 और OH, ये आपका होता है एथेनॉल। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल जो होता है वो होता है CH3COOH, इसका जो फॉर्मूला होता है CH3COOH। और मीथेनॉल जो होता है, मीथेनॉल नहीं है ये मीथेनल है, तो ये होता है HCHO हो जाएगा, राइट, मेथ में एक ही कार्बन होता है। अब हमको क्या करना है, इनके संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, इसलिए 2 कार्बन आप इस तरह से बना लीजिए बच्चों। अब क्या करना है, हाइड्रोजन की संख्या 5 है, तो हाइड्रोजन के लिए आप इस तरह से सिंगल बॉन्ड से इनको कनेक्ट करिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगाइए और यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे OH इस तरह से लिख दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, या फिर ऐसे आप सिंगल बॉन्ड ऐसे जो OH है इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हो, कैसे, C यहाँ पे H आपने जोड़ दिया इस तरह से, यहाँ पे भी H हो गया, इस तरह से H हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे O और यहाँ पे H। तो इस तरह से बन सकता है, दो का दोनों में से जो भी आप सिंपल लग रहा हो वैसा कर लीजिएगा। अब हम लोग बनाते हैं एथेनोइक अम्ल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वो कैसे बनेगा, देखिए इसमें कितने कार्बन है, तो इसमें कार्बन की संख्या आपको मिल रही है 2, तो कार्बन 2 बना देना है इस तरह से, एक दूसरे के साथ में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और H की संख्या कितनी है, तो H आप देख पा रहे हो 3 H यहाँ पे और एक यहाँ पे मिला करके 4 हैं, तो 3 आपको अलग अलग H मिलेंगे। और तो यहाँ पे ये 3 H हम इस तरह से यहाँ पे जनरेट करेंगे, HH, और ये फिर H हो जाएगा। अब हमको एक डबल बॉन्ड O के साथ में जोड़ना है यहाँ पे, तो इस तरह से अब वहां पे OH ऐसे जोड़ देंगे, राइट। अब या फिर इसको फिर जैसे दूसरे तरीके से आप ये लिख सकते हो, OH को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो इसको भी हम लोग बदल सकते हैं, कैसे, ये COOH का फॉर्मूला जो होता है आपका, राइट, ये वो वाला है, तो ये आपका इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इस वाले को बनाते हैं जो हमारा तीसरा है, देखिए मीथेनल। मीथेनल को क्या करना है, इसमें एक कार्बन है, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक कार्बन बना दिया हमने, और ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ेगा, और एक जो है सिंगल बॉन्ड H जुड़ जाएगा, और इधर में आपका एक सिंगल बॉन्ड
H जुड़ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया मीथेनल का, राइट। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। क्या? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का होता है फंक्शनल ग्रुप CHO, राइट, सिंगल बॉन्ड CHO। अब यहाँ पे हम लोग इसमें एथेनोइक अम्ल में कौन सा जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है जिसको अल बोला जाता है, ऑल बोला जाता है, इसका उच्चारण ऑल होता है। इसको जो है ओइक एसिड कहते हैं, ओइक अम्ल कहते हैं बच्चों, ये आपको बहुत मदद करेगा। और इसको हम लोग ये जो जुड़ा रहता है इसके साथ में अल जोड़ते हैं, राइट। जैसे मीथेन था तो मीथेन प्लस अल मीथेनल हो गया। एथेनोइक अम्ल तो ये ओइक अम्ल होता ही है, तो एथेन के साथ में ओइक अम्ल जुड़ेगा तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एथेन के साथ में ऑल जुड़ जाएगा तो एथेनॉल बन जाएगा। तो इस तरह से इसके संरचनात्मक फॉर्मूले आपने देख लिए बच्चों, ये आपके तीनों हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक होते हैं, यानी कि जो नई स्पीसीज बनती हैं, जो नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं उनमें सहायक करते हैं। तो पहला है भौतिक वितरण तथा एकाकीपन, दूसरा है जीनों का विचलन, और तीसरा है आपका आनुवांशिक विभिन्नताएं। ये तीन मुख्य कारण होते हैं, इनको याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंदु लिखा हुआ है, ये बिंब है, राइट। इसको बिंब कर लीजिएगा। बिंब को हम लोग वस्तु कहते हैं। क्या? वस्तु। तो यहां वस्तु की ऊंचाई h बराबर हमारा क्या है, h बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर, राइट, 5 सेंटीमीटर। अब आगे यहां पे क्या करना है, देखिए अब यहां पे आपको करना है, देखिए और क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, r बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर u बराबर आपका -20 लिखा जाएगा, क्योंकि ये बाईं तरफ में मेजर की जाती है। और साथ ही साथ में अब यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज, राइट। तो यहाँ पे स्थिति, प्रकृति और साइज ये आपको तीनों बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे देखिए स्थिति बताने के लिए, स्थिति का मतलब है आपको v का मान निकालना पड़ेगा कि भाई कहां पर है, राइट। तो यहां पे इसको निकालने के लिए देखिए r है तो f बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, r/2 होता है। इसका मतलब ये आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चूंकि ये आपका उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, राइट साइड में बनेगी, तो वो आपका क्या लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए अब इसमें 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, राइट, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। अब यहाँ पे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, तो 1/u कितना है, 1 का माइनस का 20 और प्लस का 1/v लिखेंगे यहाँ पे, और 1/f की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/15 बराबर -1/20 और प्लस 1/v। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए, तो 1/v बराबर 1/15 और प्लस का 1/20 आ जाएगा, बराबर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना बन जाएगा, देखिए 20 और 15 का एलसीएम जो है आपका क्या बन जाएगा, यहां से 5 3 और 3 चौक 12, 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 60, 15 चौके 60 और प्लस 20 तियां 60, यानी कि ये हो जाएगा 7/60, राइट। सो v इक्वल टू हो जाएगा 60/7 इतना सेंटीमीटर। इसको लगभग अगर हम डिवाइड करते हैं तो v बराबर आपका क्या मिल जाता है, लगभग ये आपका आ जाएगा 7 6 7 49 7 8 56 7 9 63 7 8 56 8.56, यहाँ 4 बच जाएगा, और 7 7 49 7 6 42 7 5 55, लगभग 8.5 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। नहीं तो आप इतना ही लिखे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया। इसका मतलब चूंकि v का मान आपका क्या आ जा रहा है, v का मान आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो v क्या है, इमेज किधर बन रही है, इसका मतलब है जैसे आपका ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण आप देख रहे होते हो कि ये इस तरह से बनता है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो किधर बनेगा, इस तरफ में कहीं पर बनेगा, यानी कि दर्पण के दाहिनी तरफ बनेगा, ये आपकी v हो जाएगी। और वस्तु किधर रखी होती है, दर्पण के बाईं तरफ, ये u होती है जो कि आपकी निगेटिव हो जाएगी। तो एक्सिस सिस्टम इसमें लागू होता है, तो ये धनात्मक है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आपका दर्पण के दाहिनी साइड बन रहा है। तो इसकी प्रकृति हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी। तो इसकी प्रकृति देखिए, यहाँ पे दाहिनी साइड बन रहा है, इसका मतलब है दाहिनी साइड इमेज इसका कैसा बन जाएगा,
चूंकि ये इमेज हमारा दाहिनी साइड बन रहा है, तो दाहिनी साइड ये क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का इमेज ये दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब आभासी हो जाएगा। आभासी इमेज हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो इसका जो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी आभासी, आभासी एवं सीधा, राइट। और लोकेशन क्या हो जाएगी, V, यानी कि दर्पण के दाहिनी साइड में 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हमको साइज निकालना है, यानी कि इसका आवर्धन निकाल लेना है। सो M इक्वल टू निकाल देंगे -V/U होता है फॉर्मूला, उसमें लगा देंगे माइनस, और V का मान आ गया आपका 60/7, और बटे में माइनस का U का मान कितना होता है, -20। अब इसको जैसे ये माइनस माइनस कट जाएगा, अब देखिए 60/7 गुणा 20 हो जाएगा, 20 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3/7 आ गया, राइट। M का मान कितना आया, M इक्वल टू 3/7। इसको भाग लगाएंगे, ये चूंकि 1 से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बच्चों। तो यहां से हम लोगों को ये मिल जाता है। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जो होता है H' वाला, H' उसका यूज कर लेंगे। 3/7 ये भी आवर्धन होता है। H यहाँ पे हमको पता है, तो H' बराबर 3/7, और गुणे में H का मान कितना है हमारा, यहाँ पे 5 है, तो 5 कर देंगे, 15/7 आ जाएगा, बराबर। देखिए तो ये 7 दूनी 14 और 2.7 दूनी 14 और लगभग में 7 1 7, 2.1 सेंटीमीटर के आसपास। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब की हाइट है वो आपकी छोटी आ जा रही है। तो और जब वस्तु आपकी 5 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ जा रही है, 2.1 के लगभग में आ जा रही है, यानी 15/7 आ रहा है। तो ये आपका 5 से कम हो जा रहा है। वही चीज यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी देखने को मिला था, राइट। तो ये इस तरह से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहां बनाया जाता है, बनाना होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, एक विद्युत सर्किट का आरेख किरण बनाना है, राइट। एक किरण आरेख बनाना है जिसमें प्रत्येक 2 वोल्ट के 3 सेल जुड़े हुए हैं, 3 सेल की बैटरी, 15 ओम प्रतिरोध, 18 ओम प्रतिरोध और एक 12 ओम प्रतिरोध है। देखिए तो जैसे आपका यहाँ पे ये सर्किट आप देख पा रहे होंगे, और एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम का मतलब होता है जैसे आपका ये रेजिस्टेंस है एक, ये आपका आगे में हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, राइट। अब इसको क्या कर देना है, पहला इसका है ये 15 ओम का है, ये आपका 18 ओम का है, और ये आपका 12 ओम का है। अब क्या कर देना है, इन तीनों को इस तरह से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद कह रहा है 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी लगी हुई है। अब इसको यहाँ पे देखना, बैटरी लगा देनी, ये अगर प्लस थी ये माइनस हो गया, फिर अब इसको प्लस से जोड़ना है, फिर आपका माइनस। ये आपकी देखिए एक बैटरी यहाँ पे हो गई, अब दो बैटरी जुड़ गई। अब जो है फिर यहाँ से एक प्लस, फिर एक माइनस, और इस तरह से कनेक्ट कर देना है, राइट। और कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट की ये हो गई और 2 वोल्ट की ये हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, बस सीधा कुछ नहीं करना, इनको ऐसे कनेक्ट कर देना। तो ये आपका सही सर्किट बन गया, जो मैंने आपको बना करके दिखाया हुआ है। वही सेम चीज यहाँ पर भी है, लेकिन सेल यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 सेल बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे एक सेल कम कर देना होगा, राइट। एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, कुंजी लगी हुई है, ये सब आप लगा सकते हो, लगाने की जरूरत है या नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप इतना बना दीजिएगा, यही परफेक्ट है। आगे देखिए 9 नंबर का, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, एंड एग्जांपल के द्वारा उसको समझाना है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण आपको दिया गया है, CuSO4 है प्लस Zn है। तो यहाँ पे CuSO4 Zn क्या किया है, इसके साथ रिएक्ट करके देखिए ZnSO4 बना देता है और Cu को हटा देता है। तो Cu जो है तो यहां पर देखिए जो जुड़ता है, Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ टच में आ रहा है, और Cu जो है ऑक्सीजन के साथ में था, जो कि हट जा रहा है, ऑक्सीजन से हट रहा है, तो इसका अपचयन हो गया। ऑक्सीजन के साथ जुड़ाव जो होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण। दूसरे में देखिए FeO3 प्लस 3CO, ये 2Fe और 3CO2 बना देता है। देखिए ऑक्सीजन यहां पर देखिए CO जो होता है, CO ये एक तत्व हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे देखिए CO2 बन गया, यानी कि CO का ऑक्सीडेशन हुआ, और Fe जो है वो अलग हो गया, इसका मतलब इसका अपचयन हो गया, राइट। तो ऑक्सीजन से अलग होना अपचयन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ऑक्सीकरण, राइट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, इसलिए CO का ऑक्सीडेशन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिक
के अणुसूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र हमको लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन दिए हुए, ब्यूटेनोन, क्लोरोपेंटेन और मेथेनॉल, राइट। तो यहाँ पे इन तीनों के जैसे देखिए यहाँ पे ब्यूटेनोन का जो फॉर्मूला होता है C4H8 और O होता है, राइट। तो ब्यूटेनोन C4H10 C4H8O, राइट। तो अब हमको क्या करना है, तो यहां से देखिए सबसे पहले 4 कार्बन की श्रृंखला इस तरह से बना लेनी है, 2 3 और एक 4, राइट। अब इसमें कितने हाइड्रोजन बनाने हैं, 8 हाइड्रोजन बनाने हैं। तो 8 हाइड्रोजन को देखिए 3 हाइड्रोजन इस तरह से आप लगा दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 4 और एक 5, राइट। ये हाइड्रोजन आप इस तरह से बना देंगे ये। और अब जो कार्बन बचा हुआ है इसके साथ में ये डबल बॉन्ड से O से जोड़ देना है। यहाँ पे जो CO कीटोन होता है वो हमको जोड़ देना है। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड CO, वो आपको कीटोन का ओन होता है, राइट। कीटोन का ओन होता है। तो यहाँ पे ब्यूटेन के साथ में ओन ब्यूटेनोन हो गया, राइट। इसलिए ये आपका बन गया। अब यहाँ पे आप कहोगे सर ऐसा है कि ये C डबल बॉन्ड O यहीं जुड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसको देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं C इस तरह से बना लीजिए। आप यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी आप डबल बॉन्ड करके O जोड़ दीजिए, यहाँ पर आप हाइड्रोजन बना दीजिए इस तरह से, राइट। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, चाहे ये वाला बना दीजिए चाहे ये वाला बना दीजिए, दोनों एक ही बात है, राइट। अब क्लोरोपेंटेन का हम बना करके आपको दिखाएंगे। C5H11Cl है, राइट। क्लोरीन एक अलग से जुड़ जाएगा तो क्लोरो हो जाता है। ठीक है, C5, इसमें 5 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 और एक 5, राइट। अब क्या करना है, इन सभी के साथ में 11 हाइड्रोजन बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10 11, राइट। सब हाइड्रोजन चिपका दीजिए इस तरह से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देख रहे हो ना, एकदम आसान सा है। हाइड्रोजन इस तरह से लगा दीजिएगा, हाइड्रोजन, और लास्ट में आपको क्लोरीन लगा देना है सिंगल बॉन्ड के साथ में। तो ये आपका बन गया क्लोरोपेंटेन का, राइट। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होता है। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। और क्लोरो का मतलब क्लोरीन है। ब्रोमो होता है तो ब्रोमीन Br होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं 11, मनुष्य के 3 हार्मोन के, सॉरी यहाँ पे अभी एक आई थिंक छूट गया, मेथेनॉल है, राइट। मेथेनॉल का आपको बनाना है। तो मेथेनॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला आप कैसे बनाएंगे, तो मेथेनॉल में एक ही कार्बन है तो C यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे और उसके बाद इसको कनेक्ट कर देना है। इसमें कितने H हैं, 3 H हैं, तो 3 H को इस तरह से जोड़ दीजिए और लास्ट में आपका OH है तो इस तरह से जोड़ देंगे, मेथेनॉल बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, देखिए ऐसे आप कर दीजिए, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी कर सकते हो। चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे वाला बनाइए, दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, दोनों सही बात है। चलिए देखिए 11, मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम लिखिए तथा कार्य। हार्मोन मनुष्य में बहुत सारे होते हैं, इसमें मैंने कोई 3 लिखा हुआ है, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन और सोमेटोट्रोपिन। देखिए इंसुलिन भोजन के पाचन में मदद करता है, प्रोलैक्टिन जो है महिलाओं में शिशुओं के स्तनपान में मदद करता है और सोमेटोट्रोपिन ये मानव की वृद्धि में मदद करता है। देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। बच्चों वीडियो बनाने में काफी मेहनत पड़ती है, समझाने में मेहनत लगती है, तो एक लाइक जरूर करते रहिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। देखिए पृथ्वी में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम जैसे ईंधनों का ज्ञात भंडार बहुत ही सीमित है। यदि इस दर से उनका उपयोग होता रहा तो वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम ऊर्जा संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है बच्चों। तो आपका ये 3 नंबर वाला सारा क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए ओजोन हमारे वायुमंडल के बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, लेकिन वायु प्रदूषण तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC बोलते हैं रसायन के प्रयोग के कारण ओजोन परत लगातार अवक्षेपित यानी कि डैमेज होती जा रही है। यानी यह हमारी चिंता का विषय बना हुआ है। इसकी क्षति से परावैंगनी विकिरण जो होता है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं, यह विकिरण हमारी आंखों को प्रभावित करते हैं, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को प्रभावित करते हैं। उनके प्रभाव से त्वचा कैंसर हो सकता है। इस क्षति को सीमित करने के लिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वसम्मति बनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, राइट। तो ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीन, समझातंग और जीवाश्म, इन पर
आपको नोट लिखना है। तो जीन किसे कहते हैं? डीएनए में पाए जाने वाले आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। किसी भी जीव में वंशानुगत लक्षण जीन के द्वारा ही संचालित होते हैं। समजात अंग क्या होते हैं? अपने वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करने वाले वे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में एक प्रकार के हों, समजात अंग कहलाते हैं। और जीवाश्म, जो कि लास्ट टॉपिक है, पत्थरों पर ऐसे जीवों के चिन्ह जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर उपस्थित थे एवं बाद में विलुप्त हो गए, उनको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। राइट। तो इस तरह से देखा बच्चों आपने कि जो है आपके लिए जो 14 क्वेश्चन हमने बताया था, वो 14 क्वेश्चन आपने देखा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने से नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे जल्द ही। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी तैयारी करने के लिए। थोड़े थोड़े छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करके हमको 21 तारीख को एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे जल्द ही कुछ और नए अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन और टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।